अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट थ्योरम्स परमुटेशन से रिलेटेड है। पहला कंडीशन क्या है? परमुटेशंस व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मींस अलग अलग। ऑब्जेक्ट्स अगर अलग अलग हो तो परमुटेशंस क्या होगा? थ्योरम नंबर 1, द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n different objects taken r at a time where r is greater than 0 and less than equal to n and the objects do not repeat। जहां रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस क्या होगा? n into n minus 1 into n minus 2 into and so on up to n minus r plus 1, जिसको हम NPR से भी डिनोट करते हैं। मतलब अगर हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और r ब्लैंक स्पेस को फिल करना है, टोटल r ब्लैंक स्पेस है, टोटल r ब्लैंक स्पेसेस है, उसको फिल करना है। जब हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं n, और उसे r ब्लैंक बॉक्सेस में फिल करना है, तो कितने तरीके से फिल कर सकते हैं टोटल? तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस विल बी हाउ मच? तो पहला बॉक्स कैसे कितने तरीके से फिल होगा? पहला बॉक्स कितने तरीके से फिल होगा? कितने ऑब्जेक्ट्स से हम फिल कर सकते हैं पहला बॉक्स को? n। सेकंड बॉक्स को कितने, जब रिपीटेशन अलाउ नहीं है, याद कीजिएगा, नॉट रिपीट, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। पहली बार हमने n number of ways से we can fill first box। The second box will be filled by how many different objects? n minus 1, n minus 1। थर्ड बॉक्स वो कितने ऑब्जेक्ट से फिल होगा? उसके लिए कितना ऑब्जेक्ट बचेगा? n minus 2। इट मीन्स पहला बॉक्स के लिए कितने ऑब्जेक्ट्स थे फिल करने के लिए? n। सेकंड बॉक्स के लिए कितने ऑब्जेक्ट्स बचे फिल करने के लिए? n minus 1। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, इसलिए n minus 1। थर्ड बॉक्स के लिए क्या रहा? कितने ऑब्जेक्ट्स हैं फिल करने के लिए? n minus 2। इसी तरह जो rth जो बॉक्स होगा, rth बॉक्स होगा, उसमें कितने हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होंगे फिल करने के लिए? n माइनस, यहाँ देखिए, फर्स्ट है तो n माइनस 0, n। सेकंड है तो n माइनस 1, मतलब सेकंड है तो 1, थर्ड है तो 2। ध्यान दे आप, 1 है तो 0, मतलब सेकंड है तो n माइनस 1, थर्ड है तो n माइनस 2, मतलब यहाँ जो नंबर है वो इससे कम है। तो rth जो बॉक्स होगा उसके लिए जो नंबर होगा यहाँ पे वो कौन सा है? n माइनस r माइनस 1, n माइनस। क्लियर है? मैं रिपीट कर रहा हूँ, सीक्वेंस को देखिए। फर्स्ट है तो n है, n मीन्स n माइनस 0, सेकंड है तो n माइनस 1, थर्ड है तो n माइनस 2। मतलब अगर आपको ध्यान से देखिएगा तो फर्स्ट 0, सेकंड 1, थर्ड 2, मतलब जो यहाँ है उससे एक माइनस है, तो rth में क्या होगा? r माइनस 1, n माइनस r माइनस 1, मतलब ये कितना हुआ? n माइनस r और माइनस इंटू माइनस कितना हुआ? प्लस
1 n माइनस आर प्लस 1 n माइनस आर प्लस 1। तो rth बॉक्स जो फिल होगा उसके लिए कौन सा कितने ऑब्जेक्ट्स रहेंगे कि ऑब्जेक्ट्स कैसे हो सकता है r माइनस n माइनस आर प्लस 1। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने हो गए? ये r ब्लैंक बॉक्स को n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हुए जब रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा तो कितने तरीके से हम भर सकते हैं, कितने तरीके से भर सकते हैं, कितने परम्यूटेशंस होंगे, क्या होंगे? इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू एंड सो ऑन अप टू n माइनस आर प्लस 1। अब देखिए ये और ये मैच हो गया। n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू 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 एंड सो ऑन अप टू n माइनस आर प्लस 1 n माइनस आर प्लस 1। इसी को हम लोग NPR से भी डिनोट करते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे। NPR मीन्स फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। इसके बारे में हम लोग और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। थ्योरम नंबर 2 क्या कहता है? द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n different objects taken r at a time where repetition is allowed is n to the power r, n to the power r। मान लीजिए n different objects हैं, r ब्लैंक बॉक्स में फिलअप करना है। तो यहाँ पे क्या कितने बार हम पहला बॉक्स को फिल कर सकते थे? ये r है टोटल n। जब रिपीटेशन अलाउ नहीं था, जब हम रिपीट नहीं कर सकते थे तो हम लोग क्या लिखते थे? n। फिर यहाँ पे क्या लिखते थे? n माइनस 1। सेकंड पे क्या लिखते थे? थर्ड पे n माइनस 2 एंड सो ऑन। तो r वाले पे क्या लिखते थे? यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ नहीं था। rth जो बॉक्स है, rth बॉक्स है, उसमें क्या लिखते थे? n माइनस आर माइनस 1 मतलब n माइनस आर प्लस 1 यही लिखते थे ना। और इसका जो मल्टीप्लाई करते थे तो हमारा नंबर ऑफ परम्यूटेशन आता था ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। लेकिन अब यहाँ क्या है? रिपीटेशन अलाउ है। तो number of ways of filling of these r boxes from n different objects when repetition is allowed। तो क्या होगा? पहला बॉक्स में कितने ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं? n। दूसरे में क्या आ सकते हैं? रिपीटेशन अलाउ है, रिपीटेशन इज अलाउड। In how many ways we can fill the second box? n minus 1 or n। रिपीटेशन इज अलाउड मतलब यहाँ भी सारे नंबर आ सकते हैं। रिपीटेशन अलाउ है तो हम यहाँ पे n लिखेंगे, n माइनस 1 नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया n। सिमिलरली थर्ड बॉक्स में कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? सेम n। rth बॉक्स फर्स्ट सेकंड थर्ड से लेकर rth बॉक्स वो भी n तरीके से भर सकते हैं। तो यहाँ भी n ही रहेगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम मींस r बॉक्सेस को भरने का जो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे वो क्या क्या होंगे? n into n into n into and so on। कितनी बार
n कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? r बार, 1 2 3 से rth, फर्स्ट सेकेंड थर्ड से लेकर के rth, है ना? फर्स्ट सेकेंड थर्ड से लेकर के rth बॉक्सेस को हम n से भर रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितना हुआ? n इंटू n इंटू n इंटू कितना बार n? r बार n, r सेम n r बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कितना हुआ? ये कितना हुआ? n टू द पावर r। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स taken r at a time where repetition is allowed is n to the power r, hence proved। क्या होगा जब जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो डिस्टिंक्ट ना होंगे तो परम्यूटेशन क्या होगा? कितने तरीके से हम सीक्वेंस बना सकते हैं उस कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट्स, सारे ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट ना हो? आइए देखते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ROOT रूट। मान लीजिए O और O दोनों डिफरेंट है और उसको हम नोटेशन देते हैं O1 से और O2 से, और केस 2 में दोनों O सेम है, दोनों O सेम ही है। बट अभी तक हम लोग क्या पढ़ाई किए थे? परम्यूटेशंस ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अभी क्या पढ़ाई करेंगे? व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। रूट, इसमें सारे ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट नहीं है तो 4 लेटर, लेकिन उसमें से एक लेटर जो है ओ, वो 2 बार आया हुआ है। R सिंगल बार है, T सिंगल टाइम है, बट वो 2 बार है। तो इस 4 ऑब्जेक्ट से हम कितने तरह के वर्ड बना सकते हैं? अभी तक हम लोग क्या पढ़ाई किए थे? चारों जो लेटर होते थे अलग अलग होते थे। अभी 4 में सिर्फ 3 लेटर है, एक लेटर 2 बार आया हुआ है, जैसे O 2 बार है। अभी क्या है, सिंप्लीफाई करने के लिए अभी मान लेते हैं कि O केस 1 और केस 2 में तोड़ते हैं। केस में मान लिया गया कि O और O दोनों अलग अलग है, O1 है और O2 है, और केस 2 में सेम, बोथ O आर सेम एज यूजुअल। तो अगर हम मानते हैं कि O1 और ये O अलग अलग है, मतलब ये वाला O O1 है और ये वाला O O2 है, R O1 O2 और T 4 जो लेटर हैं उससे कितने परम्यूटेशंस होंगे? कितने तरीके से हम वर्ड बना पाएंगे? 4 P 4 मतलब 4 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल, मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 24। कैसे? एक और तरीका था, हम लोग पहले पढ़े हैं ना, 4 3 2 1, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। याद कीजिए जब हम लोग स्टार्ट किए थे, जब रिपीट नहीं है तो यहाँ पे 4 तरीके से लेटर आएगा, यहाँ पे 3 तरीके से आएगा, यहाँ 2 तरीके से, यहाँ पे 1 तरीके से, तो टोटल हो गया 24। इसको हम लोग लिस्टिंग करके समझते हैं। अगर हम लिस्टिंग करें R O1 O2 और T को, तो लिस्टिंग करके कितने तरह के वर्ड्स बनेंगे? R O1 O2 T, R O2 O1 T। लेकिन जब हम इसको O1 O2 को बराबर मानेंगे केस 2 में, तो ये क्या कहलाएगा? ये सिर्फ R O O T ही रहेगा,
सिमिलरली केस 1 में जब O1 O2 रहेगा तो वर्ड क्या होगा, T-O1 O2 R या फिर T-O2 O1 R। लेकिन जब O1 O2 को अगर हम बराबर मानते हैं, सेम मानते हैं, तो क्या रहेगा ये वर्ड टू सेम R O1 T O2 R O2 T O1। लेकिन जब O1 O2 केस 2 के हिसाब से मानेंगे तो क्या होगा ये R O T O। सिमिलरली T O1 R2 T O2 R1 जो केस 2 के हिसाब से T O R O, RT O1 O2 RT O2 O1। लेकिन केस 2 के हिसाब से RT OO, TR O1 O2 TR O2 O1। केस 2 के हिसाब से क्या होगा ये TR OO। और क्या बनेगा केस 1 के हिसाब से O1 O2 RT O2 O1 RT। लेकिन केस 2 के हिसाब से क्या रहेगा ये OO RT। सिमिलरली O1 R O2 T O2 R O1 T। लेकिन केस 2 के हिसाब से क्या होगा OR OT, O1 T O2 R O2 T O1 R। केस 2 के हिसाब से क्या होगा OT OR। सिमिलरली OR T O2 O2 R T O1। केस 2 के हिसाब से क्या होगा OR TO। यहाँ भी O1 O2 O2 O1, लेकिन यहाँ पे आएगा केस 2 के हिसाब से OT RO, O1 O2 O2 O1। लेकिन इसके हिसाब से क्या होगा, इस तरफ देख रहे हैं कि जब O और ये वाला हो तो अगर हम अलग अलग मानते हैं, O1 O2 अलग अलग मानते हैं, तो ये 4 लेटर हो रहे थे। 4 लेटर के हिसाब से जो हम लोग पहले पढ़ाई कर चुके हैं अभी तक परम्यूटेशन में, कितने वर्ड्स बन रहे थे R O1 O2 T मिला करके 24 4 फैक्टोरियल। यहाँ भी 24 बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो जब दोनों O को O1 और O2 मानते हैं तो 24 बन रहा है। लेकिन जब O1 और O2 डिफरेंट अगर नहीं है, जैसा कि हम लोग आज का ये टॉपिक है, दोनों सेम है, तो दोनों O1 और O2 को अगर हम सेम मानते हैं तो एक्चुअल में कितने वर्ड्स बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मतलब जितने O1 O2 को अलग अलग मान करके जितने वर्ड्स बने थे उसको 2 से अगर हम डिवाइड कर दिए तो there are 12 words when there are 2 O in a word with letters R O and T। जहाँ पे O 2 बार आया है तो वहाँ पे सिर्फ 12 वर्ड्स ही बनेंगे। लेकिन जब O1 O2 का अलग मानेंगे तो 24 वर्ड्स बनते हैं। इसी से रिलेटेड हमारे पास 2 थ्योरम है, आइए देखते हैं। थर्ड थ्योरम क्या कहता है, द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स where p objects are of the same kind and rest are all different equal to n factorial divided by p factorial। आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स में p ऑब्जेक्ट्स, p मान लीजिए n 50 है और p 5, मतलब 50 ऑब्जेक्ट्स में 5 जो ऑब्जेक्ट्स है वो सेम काइंड के हैं, एक तरह है, सेम है। तो उस केस में जो परमुटेशंस होगा, मतलब जितने तरीके से हम नंबर लिख सकते हैं वो होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल।
इसके पहले हम लोग क्या एग्जाम्पल लिए थे, रूट का, ROOT, ROOT। यहाँ पे n कितना है, n क्या है 4, p क्या है, क्या लिखा, p ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड, O 2, दो ऑब्जेक्ट सेम काइंड के हैं, दोनों O सेम काइंड के हैं, n कितना है 4। यहाँ पे p क्या है, इस थ्योरम के हिसाब से p कौन सा है, p ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ द सेम काइंड, मतलब दो ऑब्जेक्ट 2O आर ऑफ सेम काइंड, मतलब दो O सेम काइंड के हैं। तो हमारे पास 4 लेटर के कितने वर्ड बना पाएंगे, 4 लेटर के कितने वर्ड बना पाएंगे इस कंडीशन में, इस थ्योरम के हिसाब से क्या कहता है, n फैक्टोरियल बाई p फैक्टोरियल, मतलब 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, मतलब 4 into 3 into 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। आप रिकॉल कीजिए, जस्ट जब हम लोग ROOT के चारों लेटर्स को अरेंज करते हुए हम लोग कितना बना पाए थे, OROT, OTRO, ROTO करते हुए कितने वर्ड्स बना पाए थे, 12। और यहाँ पे कितना आ रहा है, 12। इसका मतलब थ्योरम नंबर 3 कह रहा है n फैक्टोरियल बाई p फैक्टोरियल, वो जो अभी हम लोग लिस्टिंग करके बनाए हैं उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। आइए अब देखते हैं, जब एक से अधिक लेटर अलग अलग काइंड के अवेलेबल हो तब क्या कहता है थ्योरम। थ्योरम नंबर 4 क्या कहता है, आइए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग समझेंगे परमुटेशंस थ्योरम नंबर 4, क्लास 11 का टॉपिक है और एनसीईआरटी बुक में ये चैप्टर नंबर 7 में आता है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। आज का सेशन इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आज का सेशन स्टार्ट करने के पहले आप लोग रिकॉल कीजिए पिछला थ्योरम नंबर 1, 2 एंड 3 जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था। अगर नहीं पढ़े हैं या नहीं समझे हैं तो इसी चैनल में बाकी वीडियोस अवेलेबल हैं, वो देखिए। उससे क्या होगा कि आप आज का सेशन आसानी से समझ जाइएगा। हम लोग खास 2 तरह का भाषा का इस्तेमाल करेंगे, इंग्लिश और हिंदी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग 10+2 या इंटरमीडिएट साइंस जो है वो इंग्लिश में पढ़ते हैं। इंग्लिश में पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि आपको आगे के करियर में, चाहे या करियर इंजीनियरिंग सेक्टर में बनाएं या किसी और में सेक्टर में बनाते हैं, तो इंग्लिश में पढ़ाई करने से फ़ायदा होता है। और हिंदी में समझेंगे क्योंकि हिंदी मातृभाषा है तो लोगों को हिंदी में ज़्यादा समझ में आता है। तो इंग्लिश हिंदी दोनों का मिक्स हम लोग का इस्तेमाल करेंगे सेशन समझने में, थ्योरम समझने में। और आइए स्टार्ट करते हैं। परमुटेशन थ्योरम नंबर 4 कहता क्या है, द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स वेयर p1 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ वन काइंड, p2 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेकंड काइंड, p3 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ थर्ड काइंड, p4 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ फोर्थ काइंड एंड सो ऑन, एंड pk ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ kth काइंड एंड द रेस्ट if any are of different kind is equal to n factorial divided by p1 factorial into p2 factorial into p3 factorial into p4 factorial into pk factorial। इसको हम लोग समझेंगे 2-3 एग्जाम्पल ले करके, ताकि आपको क्लैरिटी हो कि ये कह क्या रहा है। तो टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से मान लीजिए p1 ऑब्जेक्ट्स या 6 ऑब्जेक्ट्स, 7 ऑब्जेक्ट्स एक तरीके के हैं, p2 ऑब्जेक्ट्स मान लीजिए 4 ऑब्जेक्ट्स जो हैं दूसरे तरीके के हैं, p3 ऑब्जेक्ट्स मान लीजिए 8 ऑब्जेक्ट्स जो हैं तीसरे तरीके के हैं, थर्ड काइंड के हैं, और pk ऑब्जेक्ट्स मीन्स मान लीजिए एग्जांपल लेने के लिए 11 ऑब्जेक्ट्स केथ तरीके 11वां तरीका का है,
और बाकी आइटम सिंगल 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 है, अलग अलग। तो उस केस में जो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस होंगे, टोटल नंबर ऑफ तरीके होंगे जो रीअरेंज करने का जो तरीका होगा वो होगा n फैक्टोरियल बटे p1 फैक्टोरियल इंटू p2 फैक्टोरियल इंटू p3 फैक्टोरियल इंटू 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 pq फैक्टोरियल। इसको हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे जो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देगा आपको समझने में। तो इसमें ये ध्यान देने वाली बात ये है कि p1 p2 p3 इसको ऐड करेंगे और बाकी जो सिंगल सिंगल काउंट होगा तो उसको ऐड करेंगे तो n बनेगा, क्योंकि n टोटल ऑब्जेक्ट्स है, n इज द टोटल ऑब्जेक्ट्स। तो सबको जोड़ेंगे तो n होगा, p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस 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 pk, और बाकी जो ऑब्जेक्ट्स होंगे जो यूनिक होंगे वो 1 1 1 1 होंगे, सिंगल सिंगल होंगे, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस करेगा। तो इसको जोड़ेंगे अगर हम तो टोटल n आएगा, राइट। तो स्टार्ट करने के पहले, थ्योरम समझने से पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं पहला इंस्टीट्यूट का। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ रीअरेंजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट शब्द वर्ड के अक्षर यानी लेटर को कितने तरीके से पुनर्व्यवस्थित मीन्स रीअरेंज कर सकते हैं। क्लियर है? इंस्टीट्यूट शब्द के अक्षर मीन्स लेटर को कितने तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं, मीन्स आगे पीछे एस को आगे कर दिए, एस एन टी आई यू ई सबको ऊपर नीचे आगे पीछे करके हम कितने अलग अलग वर्ड बना सकते हैं। कितने लेटर है इसमें? इसमें 9 लेटर है, काउंट कीजिए। आई एन एस टी आई टी यू टी ई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 लेटर्स है, जिसमें से आई कितने बार आया है? 2 बार, और टी कितने बार आया है? 3 बार। इसको आगे समझने से पहले हम मान लेते हैं कि जो आई है, जितने आई हैं और जितने टी हैं वो अलग अलग है, मीन्स I1 है, I2 है और T1 T2 T3 है, मतलब दोनों आई अलग है और तीनों टी अलग है। क्लियर है? तो इंस्टीट्यूट को हम उस कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं I1 N S T1 I2 T2 U T3 E, I N S T I T U T E, मतलब जो दोनों आई था उसको हम अलग अलग मान लिए। पहला आई को I1 मान लिए, दूसरा आई को I2 मान लिए, और तीनों टी था उसको अलग अलग मान लिए। पहला टी है T1, दूसरा टी है T2 और तीसरा टी है T3। तो परमुटेशन का जो थ्योरम हम लोग पहले स्टार्टिंग में पढ़े थे, तो इस 9 लेटर अलग अलग लेटर, इसमें सभी लेटर अलग अलग हैं। एक आई दूसरे आई से अलग है, एक टी दूसरे टी से अलग है, तो सभी लेटर अलग अलग हो गए। तो इस केस में अगर हम पूछें कि कितने वर्ड बन सकते हैं टोटल इस सारे 9 लेटर का इस्तेमाल करते हुए, इट मीन्स द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ 9 डिफरेंट लेटर्स इन दिस केस टेकन ऑल एट अ टाइम, कितना होगा? मतलब 9 लेटर्स का इस्तेमाल करते हुए, इंस्टीट्यूट में 9 लेटर्स अलग अलग हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए हम कितने वर्ड बना सकते हैं, कितने तरीके से वर्ड बना सकते हैं? तो वो होगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज फैक्टोरियल 9। ये हम लोग पहले भी समझ चुके हैं क्यों होगा ये। क्लियर है? इफ I1 एंड I2 आर नॉट सेम एंड T1 T2 T3 आर नॉट सेम, अगर I1 I2 सेम नहीं है, T1 T2 T3 सेम नहीं है, तो I1 I2 को हम कितने तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं? I1 I2 को एक होगा I1 I2 या I2 I1, इट विल बी रीअरेंज्ड इन 2 फैक्टोरियल वेज। सेम, ये हम लोग पहले ही पढ़ाई कर चुके हैं पिछले सेशंस में, पिछले थ्योरम में। I1 I2 को हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं 2 फैक्टोरियल वेज में, 2 फैक्टोरियल तरीके से, और T1 T2 T3 को हम लोग अरेंज कर सकते हैं कितने तरीके से? 3 फैक्टोरियल में, 6 तरीके से। T1 T2 T3, T3 T2 T1, T3 T1 T2, T2 T3 T1 एंड सो ऑन। इस तरफ जब आप इसको अरेंज करेंगे T1 T2 T3 को अलग अलग तरीके से, तो 6 तरीका निकलेगा टोटल। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ रीअरेंजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड इंस्टीट्यूट, जहां पर दोनों आई और तीनों टी सेम है, आमतौर पर सेम ही होता है, दोनों आई सेम है और तीनों टी सेम है, तो
रीअरेंज करने के लिए कितने तरीके होंगे, मीन्स नंबर ऑफ वेज ऑफ रीअरेंजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड इंस्टीट्यूट, जहाँ पर हम दोनों आई और तीनों टी सेम है, वो हम लिख सकते हैं number of ways of rearranging the letter of the word institute where all I and all T are different divided by number of ways of arranging different I mean I1 I2 into number of ways of arranging different T I mean T1 T2 T3, मतलब all I and all T are same, इंस्टीट्यूट में I और T जो एक्चुअल सेम ही होता है I और T, वो समझने के लिए हम I और T को अलग अलग मान रहे थे I1 I2 और T1 T2 T3, तो उस केस में अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितने तरीके से अरेंज होंगे, रीअरेंज होंगे लेटर्स इन द वर्ड इंस्टीट्यूट, वो होंगे पहला केस जिसमें I1 I2 T1 T2 T3 अलग अलग था टोटल जो लोग निकाले थे पीछे, डिवाइडेड बाय जितने तरीके से हम I1 I2 को रीअरेंज कर सकते हैं और जितने तरीके से T1 T2 T3 को रीअरेंज कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर देंगे तो ये आंसर आएगा। तो पहला क्या था 9 फैक्टोरियल, कैसे आया, यहां से आया, यहां से आया 9 फैक्टोरियल। इंस्टीट्यूट जिसमें I1 I2 को अलग माने थे, T1 T2 T3 को अलग माने थे, बटे डिवाइडेड बाय क्या किए, जिसमें I1 I2 कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं और T1 T2 T3 को कितने तरीके से अरेंज करते हैं, तो ये हो गया 9 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। क्लियर है? तो फाइनली क्या हो गया, द नंबर ऑफ वेज ऑफ रीअरेंजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड इंस्टीट्यूट वेयर ऑल आई एंड ऑल टी आर सेम, मीन्स नेचुरली सेम ही होते हैं, बस समझने के लिए हम नीचे लिख दिए हैं नंबर ऑफ वेज ऑफ रीअरेंजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट जो 9 लेटर्स हैं जिसमें 2 आई है और 3 टी है, इसको कितने तरीके से रीअरेंज करके हम 9 लेटर वाला वर्ड बना सकते हैं, वो होगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं ROOT रूट का नंबर ऑफ वेज। तो इस केस में क्या होगा, मान लीजिए दोनों ओ बराबर नहीं है, ठीक है, ROOT जनरली दोनों ओ बराबर है, दोनों ओ सेम है, तो पिछला एग्जांपल अगर हम इसको देखें, ये वाला फॉर्मूला इसका इस्तेमाल करें, ठीक है, इसका इस्तेमाल करें तो ROOT रूट नंबर ऑफ वेज ऑफ रीअरेंजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड रूट ROOT 4 लेटर का वर्ड है, इसमें ओ 2 बार आया है और इस केस में हमें बताना है कि इसके लेटर्स को ROOT को रीअरेंज करते हुए कितने वर्ड बन सकते हैं 4 लेटर वाले। तो वो होगा पहला नंबर ऑफ वेज ऑफ रीअरेंजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड रूट जिसमें O1 O2 डिफरेंट माना जाए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग डिफरेंट O मीन्स O1 O2। तो ऊपर वाला केस में क्या होगा, RO1 O2 T को रीअरेंज कितने तरीके से कर सकते हैं, RO1 O2 T को रीअरेंज कितने तरीके से कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल, और O1 O2 को कितने तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल। डिवाइड कर दीजिए, डेट विल कम 12, ये आंसर होगा इसमें। तो इसी तरह द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स वेयर P1 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ वन काइंड, P2 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेकंड काइंड, P3 ऑब्जेक्ट्स आर थर्ड काइंड, P4 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ फोर्थ काइंड एंड सो ऑन, Pk ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ kth काइंड एंड द रेस्ट इफ एनी आर ऑफ डिफरेंट काइंड। ये जो तरीका होगा टोटल अरेंज करने का, वो होगा टॉप में क्या लिखेंगे, जिसमें सारे डिस्टिंक्ट हैं, सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई बराबर कोई सेम नहीं है। तो नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, सारे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, डिवाइडेड बाय जो ब्लॉक्स में है, मतलब P1 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का क्या परमुटेशन होगा इंटू P2 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का क्या परमुटेशन होगा
इंटू P3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का क्या परमुटेशन होगा, इंटू PK डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का क्या परमुटेशन होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर को दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा हमारा इसका आंसर। तो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का क्या होता है परमुटेशन, अगर n डिस्टिंक्ट, इसके पहले हम क्या समझे थे, 9 इंस्टीट्यूट 9 I1 I2 का अलग माने थे, T1 T2 T3 का अलग माने थे, तो 9 डिस्टिंक्ट लेटर को आई इंस्टीट्यूट में क्या किए थे, क्या आया था 9 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे क्या आया, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, n अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को रीअरेंज करने का कितना तरीका होगा, n फैक्टोरियल, राइट। तो न्यूमरेटर हो गया n फैक्टोरियल, क्लियर है। और डिनोमिनेटर क्या हुआ, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ P1 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। P1 याद कीजिए, I1 I2 को कितने तरीके से रीअरेंज किए थे, 2 फैक्टोरियल। T1 T2 T3 को कितने तरीके से रीअरेंज किए थे, 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आएगा उसी तरह P1 ऑब्जेक्ट्स, मतलब P1 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का परमुटेशन क्या होगा, P1 फैक्टोरियल। P2 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का परमुटेशन कितना होगा, P2 फैक्टोरियल। P3 वाला क्या होगा, P3 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन। तो PK वाला क्या होगा, PK फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई कीजिए तो n फैक्टोरियल बटे P1 फैक्टोरियल इंटू P2 फैक्टोरियल इंटू P3 एंड सो ऑन एंड PK फैक्टोरियल। इस तरह हम लोग थ्योरम नंबर 4 को प्रूव कर लिए। क्लियर है, उम्मीद है आपको ये क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं एक और एग्जांपल लेकर के। लुक एट दिस मैथ प्रोग्राम। फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड अलाहाबाद। अलाहाबाद ALLAHABAD कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर है। तो फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड, कितने परमुटेशंस बनेंगे इसको रीअरेंज करते हुए, कितने तरीके से रीअरेंज करते हुए अलग अलग वर्ड बना सकते हैं। तो बताइए, थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। टोटल कितने हैं इसमें ऑब्जेक्ट्स, लेटर्स कितने हैं, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 लेटर हैं। कितने ए हैं, ए कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 ए है और एल है 2, और बाकी यूनिक है, एच एक बार है, बी एक बार है, डी एक बार है, राइट। तो 4 ए है, 2 एल है और बाकी सब जो है अलग अलग है, डिफरेंट है। क्लियर है। तो थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे तो ऊपर क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल, n क्या है 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय P1 फैक्टोरियल इंटू P2 फैक्टोरियल। P1 क्या था, P1 मीन्स ये वाला P1 4 और P2 हो गया आपका 2, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल ऊपर आ गया, जो इसे कट गया तो नीचे 2 फैक्टोरियल बचा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और काट छाट करेंगे तो आएगा 7560 और यही आंसर है। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगले सेशन में हम लोग थ्योरम नंबर 5 समझेंगे। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी हम नया वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन का टॉपिक है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, थ्योरम नंबर 5, क्लास 11 चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी बुक के हिसाब से है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके 11th क्लास के लिए भी, और जो कंपटीशन एग्जाम का आप तैयारी करने वाले हैं, करेंगे या कर रहे हैं, उनके लिहाज से भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है क्योंकि अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं इससे। तो उम्मीद है आप लोग हमारा पिछला सेशन जिसमें हम लोग थ्योरम नंबर 1, 2, 3 एंड 4 अटेंड किए होंगे, समझे होंगे। अगर नहीं अटेंड किए हैं या नहीं समझे हैं तो एक बार देख लीजिए, क्योंकि वो आपको मदद करेगा थ्योरम नंबर 5 समझने में। सारे वीडियोस अवेलेबल हैं इसी चैनल में, मिल जाएगा आपको। आइए स्टार्ट करते हैं। थ्योरम नंबर 5 एक्चुअली परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस के बीच का रिलेशनशिप बताता है। उसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल के बाद समझेंगे, कुछ एग्जाम्पल समझेंगे कि कैसे दोनों अलग अलग केस है, परमुटेशंस और कॉम्बिनेशन में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं। आप लोग हमारे वीडियो में देख सकते हैं, हम लोग
ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं कि परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस के बीच जो इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस हैं, जो इम्पोर्टेंट अंतर है, बेसिक डिफरेंस है, वो क्या क्या है, हम कब परम्यूटेशन का इस्तेमाल करते हैं, कब नहीं करते हैं, कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल कब करते हैं, कब नहीं करते हैं, उसमें बताया हुआ है। हम भी ये भी बताएंगे, समझेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। बेसिकली हम लोग दो भाषा का इस्तेमाल करेंगे समझने में, इंग्लिश एंड हिंदी, क्योंकि काफ़ी लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो 10th तक, जो स्टेट बोर्ड के, खासकर स्टेट बोर्ड से जो आए हैं, 10th तक हिंदी मीडियम से रहता है, जो 10+2 में या इंटरमीडिएट साइंस में इंग्लिश ले लेते हैं, क्योंकि कैरियर के लिहाज से 10+2 में अगर आप इंग्लिश में पढ़ाई करते हैं या फिर इंटरमीडिएट साइंस में इंग्लिश में लेते हैं तो वो आपको आगे कैरियर में मदद करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। थ्योरम नंबर 5 सेज NPR इक्वल टू NCR इंटू R फैक्टोरियल, वेयर R इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इक्वल टू N। NPR, number of permutations of n different objects taken R at a time, is equal to number of different combinations, number of combinations of n different objects taken R at a time into R factorial। मैं रिपीट कर रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने होंगे जब n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं और उसमें से हम लोग R ऑब्जेक्ट को एक साथ लेते हुए अलग अलग परम्यूटेशन निकालना चाहें तो कितना निकलेगा? वो होगा टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का से जब हम R ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग करके ग्रुपिंग करेंगे इनटू R फैक्टोरियल। इसको हम लोग समझते हैं कुछ एग्जांपल लेकर के, ताकि ज़्यादा क्लैरिटी मिले, और इसको हम लोग प्रूफ करेंगे कि एक्चुअली ये सही है कि गलत है, और सही है तो कैसे सही है। लेफ्ट हैंड साइड में है NPR, राइट हैंड साइड में है NCR इंटू R फैक्टोरियल। तो पहले हम एग्जांपल लेते हैं, कुछ केस लेते हैं समझने के लिए। पहला एग्जांपल, सपोज वी हैव 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। मान लीजिए हमारे पास 4 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं A, B, C and D। If we have to make combinations taking 2 at a time, these will be how much? I repeat, 4 अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं A, B, C, D। We have to make combination। हम कॉम्बिनेशन बनाना है दो ऑब्जेक्ट का, दो ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाना है, जैसे AB, AC, BC, CD, इस तरह। अगर कॉम्बिनेशन बनाना है दो ऑब्जेक्ट लोग ले करके, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? वो बनेंगे, आप बनाइए खुद से, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं पेन और कॉपी लेकर के। तो वो बनेगा AB, AC, AD, BC, PD, CD। टोटल 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉम्बिनेशन में आप देखे होंगे हम BA नहीं लिखे, मैंने CB भी नहीं बोला, मैंने CA भी नहीं बोला, मैंने DA भी नहीं बोला, मैंने DC भी नहीं बोला, मैंने DB भी नहीं बोला, क्योंकि कॉम्बिनेशंस में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जबकि परम्यूटेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। अगर परम्यूटेशन की बात करें तो AB और BA 2 अलग अलग परम्यूटेशन है, लेकिन कॉम्बिनेशन का बात करें तो AB और BA दोनों सेम कॉम्बिनेशन है, क्योंकि वो एक ग्रुप में AB दोनों आ गया। तो कॉम्बिनेशन अगर बोलेंगे तो हम या तो BA लिखेंगे या AB लिखेंगे, दोनों नहीं लिखेंगे। इसलिए कॉम्बिनेशन कितना हुआ? 6। AB, AC, AD, BC, BD, CD। क्लियर है? Therefore, there are 6 combinations of 4 objects taken R at a time। R means 2 at a time। इस केस में कह सकते हैं ना, 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन R at a time, 2 at a time। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन 2 at a time को कैसे लिखेंगे? कैसे लिख सकते हैं हम लोग? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन 2 at a time को लिख सकते हैं 4C2 लिख सकते हैं।
और कितना आया इसका वैल्यू 3 4 5 6, तो 6 कॉम्बिनेशन बने थे। तो इसको हम डिनोट करेंगे 4C2, और इस एग्जाम्पल से कितना कॉम्बिनेशन बना था, AB AC AD इस तरह करते हुए 6 बना था। क्लियर है? नाउ लुक एट ईच कॉम्बिनेशन, आई मीन AB AC AD BC BD CD। अब ये 6 कॉम्बिनेशन को देखिए, हर कॉम्बिनेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें दिखेगा कि AB और BA दो अलग अलग परम्यूटेशन बनेंगे। ईच कॉम्बिनेशन कैन बी रीअरेंज्ड इन 2 फैक्टोरियल परम्यूटेशंस, एज 2 ऑब्जेक्ट्स इन ईच कॉम्बिनेशन कैन बी रीअरेंज्ड इन 2 फैक्टोरियल वेज। जैसे AB, अगर हम परम्यूटेशन का बात करें तो AB और BA दो अलग अलग परम्यूटेशन हुआ। परम्यूटेशन का पहला सेशन आप रिकॉल कीजिए। अगर दो ऑब्जेक्ट हैं A और B, और क्वेश्चन है कि कितने परम्यूटेशंस होंगे, कितने अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो एक हो जाएगा AB, दूसरा होगा BA। इट मीन्स 2 फैक्टोरियल परम्यूटेशंस, क्योंकि हर दो ऑब्जेक्ट जो हैं, हर कॉम्बिनेशन में 2 ऑब्जेक्ट हैं, हर कॉम्बिनेशन में AB AC AD BC BD CD, हर कॉम्बिनेशन में 2 ऑब्जेक्ट हैं। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट अपने आप में कितने तरीके से रीअरेंज होंगे, 2 फैक्टोरियल तरीके से रीअरेंज होंगे। तो इसको हम लिख भी सकते हैं कि द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस इनटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि हर कॉम्बिनेशन 2 फैक्टोरियल से रीअरेंज हो रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस विल बी इक्वल टू 4C2 इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन 2 एट ए टाइम को हम कैसे डिनोट करते हैं, 4P2 से। और इस केस से हम लोग क्या दिखा, परम्यूटेशन का वैल्यू कितना आया, 4C2 इंटू 2 फैक्टोरियल वैल्यू आया। क्लियर है? और परम्यूटेशन के फॉर्मूला से जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ 4 डिफरेंट थिंग्स टेकन 2 एट ए टाइम को कैसे डिनोट करेंगे, 4P2 से डिनोट करेंगे। तो हम लिख सकते हैं ना कि 4P2 इक्वल टू 4C2 इंटू 2 फैक्टोरियल। क्लियर है? इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 4P2 इक्वल टू 4C2 इंटू 2 फैक्टोरियल। 4P2 का मतलब क्या हुआ, न्यूमरेटर में आएगा 4 फैक्टोरियल, डेनोमिनेटर में क्या आएगा 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। क्लियर है? दैट इज इक्वल टू 4C2 इंटू 2 फैक्टोरियल। अब 2 फैक्टोरियल को डेनोमिनेटर यहाँ भेज दीजिए, तो हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4C2 और यहाँ पे हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, और ये वाला 2 फैक्टोरियल यहाँ पे आ गया। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब एग्जाम्पल और लेते हैं। सपोज देर आर 5 ऑब्जेक्ट्स, मान लीजिए वहां 5 ऑब्जेक्ट है टोटल, ABCDE। इफ वी हैव टू मेक कॉम्बिनेशंस टेकिंग 3 एट ए टाइम, इट विल बी ABCDE। 5 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 ऑब्जेक्ट का अगर कॉम्बिनेशन बनाना पड़े तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? आप पेन और पेपर से ट्राई कीजिए, खुद आप खुद ट्राई कीजिए, इससे आपको क्लैरिटी मिलेगा। अगर 3 ऑब्जेक्ट्स को ग्रुपिंग करते हुए अगर हम कॉम्बिनेशन बनाएं तो कितना कॉम्बिनेशन बनेगा टोटल, कितना ग्रुप बनेगा टोटल? तो पेन कॉपी ले लीजिए, आप खुद ट्राई कीजिए, फिर भी मैं बता देता हूँ। वो बनेगा ABC ABD ABE ACD ACE ADE BCD BCE BDE और CDE। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 कॉम्बिनेशन बनेंगे। इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, अभी हम लोग पढ़ाई किया ना, इसको डिनोट कैसे करेंगे? इसको डिनोट करेंगे 5C3, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन 3 एट ए टाइम। क्लियर है? ओके।
यहां ध्यान देने वाली बात यह है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि मैंने कहीं भी BCA नहीं लिखा, कहीं भी ABC अगर लिख दिए तो BCA कहीं नहीं लिखा, या फिर ACB भी कहीं नहीं लिखा। ACB अब ढूंढिए, कहीं नहीं मिलेगा। ACB भी नहीं लिखा, या CAB भी कहीं नहीं लिखा, CAB भी कहीं नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ABC अगर कॉम्बिनेशन का बात करें तो ABC लिखिए या CBA लिखिए या BAC लिखिए या CAB लिखिए, CB या ACB लिखिए, ये सारे कॉम्बिनेशन बराबर हैं। परमुटेशन में आप अलग अलग लिख सकते हैं, बट कॉम्बिनेशन का जब हम बात करेंगे तो ABC लिखेंगे तो BCA नहीं लिखेंगे। क्लियर है? तो इसलिए 10 कॉम्बिनेशन टोटल हुए। अब देखते हैं, करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ दीज 5C3 combinations there are 3 factorial permutations because the 3 objects in each combination can be rearranged in 3 factorial ways. पिछला केस में हम समझ चुके हैं क्या है बोल रहा है ये, मतलब ABC अगर एक कॉम्बिनेशन हुआ, लेकिन इसको अगर परमुटेशन के रूप में बात करेंगे तो इसको हम लोग कितने तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं? कितने तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं, यहां पे A रह सकता है, B रह सकता है, C रह सकता है। यहां पे अगर A आ गया तो यहां पे B आएगा या C आएगा, अगर यहां B आया तो यहां पे C आएगा। ठीक है, तो 3 × 2 × 1 इट मीन्स 3 फैक्टोरियल। तो नंबर ऑफ परमुटेशंस करस्पॉन्डिंग टू each of these 5C3 combinations there are 3 factorial permutations. हर कॉम्बिनेशन को हम लोग 3 फैक्टोरियल तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, हम लोग समझे थे ABC को अगर हम परमुटेशन का बात करें तो अलग अलग कितने वर्ड बन सकते हैं? ABC, ACB, BCA, BAC, CAB, CBA। ध्यान रहे, अगर कॉम्बिनेशन का बात करेंगे तो ABC ही खाली लिखेंगे, लेकिन अगर परमुटेशन का बात करेंगे तो हम 1 2 3 4 5 6 सारा लिखेंगे। इसलिए यहां पे 6 लिखा हुआ है एंड दैट इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। क्लियर है? Therefore the total number of permutations will be equal to 5C3 into 3 फैक्टोरियल। यहां से आया, इतना कॉम्बिनेशन है और हर कॉम्बिनेशन का जो रीअरेंज का तरीका है वो है 3 फैक्टोरियल। तो नंबर ऑफ परमुटेशन कितना हुआ? 5C3 into 3 फैक्टोरियल। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं परमुटेशन को? 5P3 से। तो हम लिख सकते हैं ना 5P3 इक्वल टू 5C3 into 3 फैक्टोरियल। क्लियर है? आगे बढ़े, इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 5P3 क्या होगा? 5P3 होगा 5 फैक्टोरियल बाई 5 - 3 फैक्टोरियल। ठीक है, और यहां पे क्या था राइट हैंड साइड में? 5C3 into 3 फैक्टोरियल। तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या होगा? 3 फैक्टोरियल इधर आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में। तो वही हम लोग लिखे हैं, जो 5P3 था वो था 5 फैक्टोरियल बाई 5 - 3 फैक्टोरियल, और जो लेफ्ट राइट हैंड साइड में जो 3 फैक्टोरियल था यहां पे वो नीचे आ गया। तो 5C3 हो गया 5 फैक्टोरियल बाई 5 - 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। Therefore, corresponding to each combination of NCR, we have R factorial permutations because R objects in each combination can be rearranged in R factorial ways. हम लोगों ने अभी 2 ऑब्जेक्ट का भी एग्जाम्पल लिया, 3 ऑब्जेक्ट का भी लिया एग्जाम्पल। यहां पे 4 था, यहां 2 था, यहां पे अगले दूसरा एग्जाम्पल में 5 था, यहां पे 3 था। तो NCR corresponding to each combination of NCR, combination of n different objects taken R at a time, हर कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो हर कॉम्बिनेशन R फैक्टोरियल तरीके से हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं। तो
टोटल परमुटेशन कितना होगा, एन पी आर हो जाएगा एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल। टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम विल बी इक्वल टू एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल, जिसको हम अगर डिनोट करना चाहें तो डिनोट करेंगे एन पी आर से, जहां पर आर 0 से अधिक है और एन से छोटा या बराबर हो सकता है। तो इस तरह हम लोग देखें कि जो थ्योरम नंबर 5 प्रूव हो गया, LHS इक्वल टू RHS। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले सेशंस में, अगले सेशन में हम जो भी वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन चला जाए। अगले सेशन में हम लोग थ्योरम नंबर 6 समझेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग समझेंगे परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का थ्योरम नंबर 6। इसके पहले के सेशन में हम लोगों ने थ्योरम नंबर 1 से लेकर के थ्योरम नंबर 5 तक कवर किया था। अगर आप लोगों ने उसको अटेंड नहीं किया है या नहीं देखा है तो इसी चैनल में सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। थ्योरम नंबर 6 बेसिकली कॉम्बिनेशंस के बारे में है और वो कहता है एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर। मतलब नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम प्लस नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर माइनस 1 एट ए टाइम will be equal to number of combinations of n plus 1 different objects taken r at a time। मतलब NCR plus NCR minus 1 को अगर हम जोड़ेंगे तो वो होगा n plus 1 और नीचे आ जाएगा r। n है तो यहाँ n plus 1 हो जाएगा और नीचे r है, r minus 1 है तो यहाँ पे r होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में है एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 और राइट हैंड साइड में है एन प्लस 1 सी आर। अब हम लोग इसे प्रूफ करते हैं कि सही में इतना है कि नहीं है। तो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1। तो एन सी आर को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। याद है ना, पिछला सेशन में हम लोग समझे थे कि एन सी आर को कैसे डिनोट करते हैं, सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। एन फैक्टोरियल न्यूमरेटर में आ गया और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल प्लस ये वाला प्लस साइन है। एन सी आर माइनस 1 कैसे लिखेंगे, एन फैक्टोरियल और नीचे आर माइनस 1 फैक्टोरियल फिर एन माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये एन बाई एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल प्लस एन फैक्टोरियल बाई आर माइनस 1 फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अगर सिंप्लीफाई करना है तो ऊपर में एन फैक्टोरियल है, रहने देंगे, कोई चेंज नहीं है। नीचे में अगर देखेंगे तो यहाँ पे आर फैक्टोरियल है, यहाँ आर माइनस 1 फैक्टोरियल है। तो अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो हम इसको लिख सकते हैं r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल। क्लियर है। और यहाँ पे n माइनस आर प्लस 1 है, यहाँ पे n माइनस आर है। तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये हम लिख सकते हैं n माइनस आर प्लस 1 इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है ना। अगर आप पुराना सेशन याद रिकॉल कीजिए, उसमें क्या था, 4 फैक्टोरियल को हम कैसे दिखा सकते थे, 4 फैक्टोरियल मीन्स 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। या अगर 9 फैक्टोरियल की बात करें तो 9 फैक्टोरियल को हम लोग कैसे दिखा सकते थे, 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। तो सेम उसी का इस्तेमाल किए हैं और इसको सिंप्लीफाई किए हैं ताकि डिनोमिनेटर या नोमिनेटर में एक कॉमन टर्म्स आए और उसको हम लोग अलग कर सके। तो यहाँ पे कॉमन टर्म्स में क्या आया, n ऊपर आ गया न्यूमरेटर में, तो n फैक्टोरियल लिख दिए। और नीचे में कॉमन टर्म्स में क्या क्या आए हैं, r माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन आ गया तो नीचे निकाल दिए। और कॉमन टर्म्स क्या आया, यहाँ n माइनस आर फैक्टोरियल है, यहाँ भी n माइनस आर फैक्टोरियल है, इसको बाहर कर दिए बिग ब्रैकेट। तो यहाँ पे क्या क्या बचा, r माइनस 1 हट गया, n हट गया, n माइनस आर हट गया, तो यहाँ बचा r, तो 1 बाई आर। ठीक है। प्लस
यहाँ पे क्या क्या बाहर निकल गया, n बाहर निकल गया, n फैक्टोरियल, और क्या बाहर निकला, r माइनस 1 फैक्टोरियल बाहर निकला, फिर n माइनस r फैक्टोरियल बाहर निकला। तो क्या बचा यहाँ पे, n माइनस r प्लस 1 बचा, ठीक है। तो 1 बाई n माइनस r प्लस 1। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा सेम n फैक्टोरियल बाई r माइनस 1 इंटू n माइनस r फैक्टोरियल बाहर आ गया, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या हो गया, r इंटू n माइनस r प्लस 1, ठीक है। और ऊपर आ जाएगा n माइनस r प्लस 1 प्लस r। तो ये r आपका कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा, n प्लस 1। तो ये n प्लस 1 आ गया, और नीचे r इंटू n माइनस r प्लस 1। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1। तो अभी हम लोग एक बार रिकॉल कीजिए, 4 फैक्टोरियल को अगर हमको डिनोट करना है तो हम लोग उसको 4 इंटू 3 फैक्टोरियल भी लिखते हैं। तो n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, n प्लस 1 फैक्टोरियल दिखा सकते हैं, राइट। अब नीचे देखते हैं, r माइनस 1 फैक्टोरियल है, यहाँ n माइनस r फैक्टोरियल है, यहाँ r है, यहाँ n माइनस r प्लस 1 है। तो n माइनस r फैक्टोरियल और n माइनस r प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम दिखा सकते हैं n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, राइट। तो यहाँ आ गया। अब देखिए r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल, r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, r फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो नीचे आ गया। अब इसको हम, ऊपर आया क्या, n प्लस 1 फैक्टोरियल, नीचे आया r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये पे है, ध्यान देने वाली बात ये है, n माइनस r प्लस 1 यहाँ था, n माइनस r प्लस 1 को हम रीअरेंज करते हुए n प्लस 1 माइनस r लिखे हैं। n माइनस r प्लस 1 लिखिए या n प्लस 1 माइनस r लिखिए, बात बराबर है। हम इसलिए लिखे हैं कि यहाँ पे n प्लस 1 है और यहाँ पे r है, और कॉम्बिनेशन में दिस माइनस दिस हम करते हैं सिंप्लीफाई करने समय। अगर कॉम्बिनेशन के फॉर्मेट में लिखें तो n प्लस 1 माइनस r लिखेंगे, और ये उतना आ भी रहा है, n माइनस r प्लस 1 को हम n प्लस 1 माइनस r भी लिख सकते हैं। तो इसको कॉम्बिनेशन के रूप में कैसे दिखाएंगे, ऊपर आ गया n प्लस 1 और नीचे आ गया r, ठीक है। तो n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 माइनस r फैक्टोरियल। तो ये हमारा राइट हैंड साइड के बराबर आया। तो इस तरह हम लोग देखें कि जो थ्योरम नंबर 6 है हम लोग प्रूव कर दिए। उम्मीद है ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगले सेशन में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी हम नया वीडियो डालेंगे तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत चला जाएगा। थैंक यू।